बीच में एक दो बातें अंग्रेजी में किसी को हिंदी में बोल रहा हूँ। पहले इस मंच में उपस्थित जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे सामने राष्ट्रीय परिषद के आदरणीय सदस्यगण, पहले मैं अपना धन्यवाद देता हूँ कि ये अध्यक्ष पद का बोझा फिर मेरे सिर पर रखा है। लेकिन बहुत पहले 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इतिहास में पहली बार एक विपक्ष पार्टी हम उसको हटा करके सत्ता में आई, 2/3 बहुमत भी प्राप्त की। लेकिन धीरे धीरे आपस के झगड़े में ये पार्टी टूटी। लेकिन जो टुकड़े गए बाहर, उन्होंने सब जनता का नाम ही लिया। किसी ने जनता दल यू, जनता दल एस, बीजेपी, आरजेपी, इस प्रकार से जनता का नाम आज भी इतनी प्रिय है कि जो भी टुकड़े बाहर गए वो भी जनता का नाम ही लिया। उस समय जब ये सब टूट रहा था, जयप्रकाश नारायण ने मुझे विमान पे और दिन रहे नहीं, उसके बाद टूटने के बाद उन्होंने मुझे पटना आने का, मैं गया, लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरी जो बनी हुई सुंदर बात उजड़ गई है, लेकिन सब चले जाएं परंतु तुम मत जनता पार्टी छोड़ो। तो मैंने कहा अकेला क्या करूंगा? कहा नहीं, थोड़े दिन अकेला रहना पड़ेगा, लेकिन मेरा भविष्यवाणी है कि जनता पार्टी फिर वापस उसी बल पर, उसी शक्ति के साथ आएगी और उस समय आप मेरी शब्दों को याद रखेंगे। हम शून्य हो गए थे 1990 में, तब भी उस समय हमने सरकार बनाई, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाए और दिन चली नहीं, परंतु बहुत कामों हमने किए जो बाद में किसी ने किया नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इनिशिएशन, शुरुआत तो हमने की थी। लेकिन आज पार्टी प्रसिद्ध नेता अखबारों की मान्यता प्राप्त करने नेता तो ना हो, लेकिन 17 प्रदेशों में हमारी यूनिट बन गई। हम एनडीए के मेंबर बन गए, चुनाव में लड़ेंगे। पिछले चुनाव में हम एक सीट भी नहीं लड़ी 2009 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ये जो बैठी हुई है तारका, इसने फ्रॉड किया। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो ब्रेन है, जो बुद्धि है उस ब्रेन में, उस मशीन का, जिसको माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, ये हिंदुस्तान में उसका उत्पादन नहीं होता, ये जापान में होता है। जिस कंपनी बनाती है उसकी मालिक से मैं मिला और पूछा कि ये जो आप बनाते हैं हिंदुस्तान की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लगाने के लिए, ये क्या आप अपने देश में अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी लगाते हो? तो उन्होंने कहा हम जापानीज पागल नहीं है, हमारे चुनाव हम बैलेट पेपर में करते हैं, इस मशीन में हम कभी भरोसा नहीं करते हैं। मैंने कहा कि आप हमें बेचते हैं पर तो अपने देश में उपयोग नहीं करते हैं। फिर आपके देश पागल है तो मैं क्या करूं? हमें तो बिजनेस चाहिए, हमें बिजनेस मिल रहा है। अरे विदेशी कंपनी को जो फैसला करती है कि वोट्स कैसे जोड़े जाएं, किस
किसके नाम में, किसके खाते में रखना, ये हमारे देश में नहीं बनती। ये एक जापानी प्राइवेट कंपनी बनाती है और उन 2009 में निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस हार गई थी, परंतु 90 सीट को उन्होंने चोरी करके अपनी मेजॉरिटी बनाई और ये नजायज आगे ये सत्ता चला। तो मैंने सोचा कि इसका विरोध करना है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। लोग कहते चुनाव भी लड़ते और इसको ये कहते हैं इसमें धांधली है, तो इसलिए मैंने नहीं लड़ा। जनता पार्टी के एक ही सीट में हमने उम्मीदवार नहीं खड़ी की और फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक याचिका पेश की, जिसके सुनवाई होते होते आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुझसे एक बात पूछा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कि मशीन को रखना है और धांधली ना हो तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा जैसे एटीएम में आप पैसा निकालते हो तो आपके साथ रिसीट आती है, सबको पता है कि कितना पैसा मेरे बैंक में है, कितना पैसा मैं बाहर निकाल रहा हूं, फिर भी ये आने वाली है कि उसको एक रिसीट देना होगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब बटन दबाएंगे तो एक रिसीट आनी चाहिए, इस कैंडिडेट के नाम पर आपने वोट डाली। वो पर्चा को फाड़ने के बाद बाहर निकलने के पहले बैलेट बॉक्स एक होगी, उसमें डाल के जाए, गिनती और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए। परंतु जब विवाद होगा, इलेक्शन डिस्प्यूट होगा, तो मशीन को दोबारा नहीं चलाएंगे जैसे आज होता है, लेकिन बक्सा में गिनती करेंगे कि वोट कैसी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मान ली और आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन को कि इसको करना है। उन्होंने मान लिया हम करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो मैंने कहा कि फिर बैलेट पेपर में वापस जाना चाहिए, क्योंकि आज अमेरिका में बैलेट पेपर एक दो प्रांत को छोड़कर इंग्लैंड में जिसको सबसे पुराना डेमोक्रेसी कहा जाता है वहां बैलेट पेपर, जापान में बैलेट पेपर, जर्मनी में पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, परंतु वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रिसीट का कुछ भी ये अवैध है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने रद्द कर दिया। नेदरलैंड्स में किया, आयरलैंड में किया। आज सिर्फ नाइजीरिया और वेनेजुएला, इंडिया, ये तीन ही देश हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उपयोग करते हैं। और ये बाकी दो तो तमाशाई में विश्वास करने वाले लोग हैं, वहां तो धांधली होते ही है। तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार या बैलेट पेपर बैलेट मशीन में आपको रिसीट मिलनी चाहिए, या वो नहीं कर सकेंगे, वो 7 अप्रैल को बताने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस आने वाले चुनाव में कर सकते हैं कि नहीं। और जो प्रांतीय चुनाव वाले हैं वहां से ही शुरू कर देंगे, लोकसभा उसके बाद आएगी या उसके पहले आएगी, जो भी है उनको करना है। नहीं कर सकते तो फिर बैलेट पेपर इस आने वाले चुनाव में बैलेट पेपर होगी, अगले चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी के साथ हो सकती है। तो यदि न्यायपूर्ण चुनाव हो तो कांग्रेस की बुरी हार होने वाली है और एनडीए की मेजॉरिटी आने वाली है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसकी अभी चिंता मत करो, क्योंकि कभी पता ही नहीं है मुझे कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मैं कभी नहीं सोचता था कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि जब चंद्रशेखर की सरकार थी ये तो विदेश हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, तो मैंने उसको वापस बुला करके हमारी आर्थिक सलाहकार की थी। मैं उसके साथ प्रोफेसर था, उम्र से मेरे काफी 10 साल ज्यादा है, लेकिन उनका प्रेम मेरे प्रति रहा। और जब मैं आईआईटी में प्रोफेसर बना तो यही सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे चुना और हमारी दोस्ती है। परंतु मुझे 40 साल से पता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ के इतनी ताकत होते हुए क्यों डरता है,
क्यों सोनिया की आज्ञा मानता है? ये है मंशा। जब मैं कहता हूं हम लोगों को विराट हिंदुस्तानी होनी चाहिए, मैं मंशा की बात कर रहा हूं। ताकत से क्या होता है? मंशा नहीं है तो सर्कस में चले जाओ, एक पिंजरे के अंदर 5 सिंह होंगे और एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर जाएगा और कहेगा इन सिंहों को चलो ऊपर, एक एक चढ़ेगा, आज्ञा मानो, मुंह खोलो, मुंह खोलेगा और अपना सिर अंदर रखेगा इसके मुंह में। इतनी ये सिंह के पास इतनी अच्छे खाना पीना होता है, इतनी ताकतवर होते हैं, क्यों नहीं? पंजे से एक मारे इस रिंग मास्टर तो मर जाएगा, लेकिन छोटे से उसकी तैयारी ऐसी होती है कि आज्ञा मानना है। बड़ा होने के बाद उसको अपना ताकत भी जानता है, इसलिए आज्ञा मानता है। हमारे मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है और रिंग मास्टर है सोनिया गांधी। वो जो कहेगी वो माने। तो इसीलिए आज हमें बनाना है एक नया हिंदुस्तानी, जिसकी चेतना, जिसकी बुद्धि, जिसकी जो माइंडसेट अंग्रेजी में कहते हैं वो तैयार हो कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, हमारे साथ कोई भी अन्याय करेगा तो लड़ेंगे, जवाब देंगे मुंह तोड़। कोई किसी के साथ, मासूम व्यक्ति के साथ अन्याय करेगा उसके लिए भी लड़ेंगे, उसका धर्म कुछ भी हो। जो लोग पूछते हैं कि आशिफपुरा में मुसलमान की नरसिंहधारा हो गई तो आपने क्यों उठाया? मैं कहा ये लोकतंत्र में अन्याय नहीं हो सकता। हम अपने बात हिंदू की बात कह सकते हैं क्योंकि हम 80% हैं, ये पुरानी संस्कृति की देश है। मुसलमान आए, इसके पहले पारसी आए थे, यहूदी आए थे, जूस, दुनिया भर के धर्म के लोग आए। हम उनको कभी उनके साथ कि भाई ये नहीं अन्याय नहीं किया, उनके लिए हमने मस्जिद बना के दिया, मंदिर पैरों में। तो जब पहले आए थे व्यापारी लोग मुसलमान, जिसको उनकी हमने शादी करवाई, उसको इसीलिए कहते हैं मापिले। मापिले माने दामाद, उनको दामाद बुलाते थे। और तो जब आक्रमण हुआ और दुनिया भर की कुकर्म हुआ, उसके बाद अंग्रेज आए, तो हमारे देश के इतिहास को दोबारा पुनर्निर्माण करने के लिए हम बात खुलाबात करते हैं। सऊदी अरेबिया में मस्जिद तोड़ते हैं क्योंकि वो कहते हैं मस्जिद जो है ये एक धार्मिक स्थान नहीं है, ये नमाज पढ़ने के लिए जगह है और नमाज पढ़ने की जगह कहीं भी बन सकती है। यहां भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, हवाई जहाज में भी पढ़ सकते हैं। और एक बार सऊदी अरेबिया के राजा गया था मक्का और उसको महल बनाना था अपने ठहरने के लिए, तो जगह ढूंढा तो एक जगह ही मिली, उसमें बिलाल मस्जिद खड़ी थी। बिलाल मस्जिद में मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद नमाज पढ़ते थे। और सऊदी अरेबिया के राजा ने तय किया कि इस मस्जिद को तोड़ो। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि कम से कम इस मस्जिद को मत तोड़ो। ऐसे तो सऊदी अरेबिया में सड़क बनाने के लिए मस्जिद तोड़ते, दूसरी जगह बना देते। जब उन्होंने ये कहा तब राजा ने कहा कि खबरदार, ऐसी बात करने से इसका मतलब मूर्ति पूजा की विचार तुम्हारे दिमाग में आ गए। इस्लाम में हम मूर्ति पूजा मानते नहीं है। क्या आज्ञा है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहां नमाज पढ़ी, इससे कुछ नहीं बनता, ये मस्जिद है, इसको दूसरी जगह बनाएंगे। तो मैं यही कहता हूं हमारे मुसलमान भाइयों से कि राम की जगह में, कृष्ण की जगह में और काशी विश्वनाथ में हम मस्जिद दूसरी जगह पास में बना के दे देंगे, लेकिन इनको छोड़ दो। लोग छोड़ने के लिए तैयार है, परंतु कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में भाईचारा का भावना आ जाए तो फिर हम कमी नहीं रहेंगे, इसीलिए वो होने नहीं देते। और मुसलमान और क्रिश्चियन और इन सबको तब हम एक कर सकते हैं
अपने साथ जब हम स्पष्ट बात करते हैं, जो कहते हैं और करते हैं, उनकी वोट लेने के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए नहीं। जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुई थी 1984 में, तब मैं जाकर भिंडरेवाला के साथ अकाल तख्त में 5 दिन रहा। लोग भाई भी तो गली, तुम भिंडरेवाला के साथ रहोगी तो वो तुम्हें मार देगा, लेकिन उसने बिल्कुल मित्रता के साथ मुझे 5 दिन के लिए ठहराया। मुझसे सीधी बात हुई थी। उनको ये सारा जो माहौल बनाया गया, ये पहले इंदिरा गांधी ने बनाई थी। इंदिरा गांधी को भड़काने वाले थे सोवियत रूस, और सोवियत रूस का इतना ये इरादा था कि सिख और हिंदू को जो नखून और मांस के बराबर मानी जाती है, इनको अलग करो। ये साजिश हमारे देश में शुरू से ही है, एक मत होने दो। हम तो सिख को अपना मानते हैं। मैं तो कहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान के जो पंडितों को हक है जनेऊ पहनने के लिए, वो गुरु तेग बहादुर के बिना हो नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो आज हम हिंदू ही नहीं होते। तो इसके साथ हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसीलिए जो मुसलमान जो असली बात मान लेता है और जो मुझे प्राइवेटली मान लेता है, अभी भाषण में हमारे कश्मीर से जो नेता आए थे प्रतिनिधि, उन्होंने क्या कहा? हम हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कौन होता है? जो इस भूमि का है, जो या हिंदू है या स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है। और यही डीएनए स्टडीज दिखाती है। बॉम्बे में एक बार राज ठाकरे चला रहे थे कि ये जो यूपी बिहार से आने वाले लोग हैं, यूपी से आने वाले लोग हैं, ये सब हमारी नौकरी छीन रहे, ये मराठी लोगों का नौकरी छीन रहे। तो मैंने एक मित्र को कहा कि तुम तो जानते हो इस राज ठाकरे को, उसका एक बाल का सैंपल लाओ मेरे पास। तो उसको समझ नहीं आई, परंतु उसने कहा कि उसी हेयर ड्रेसिंग सलून में जाता हूँ जहाँ वो भी जाता है, तो एक दिन उसके साथ चले जाऊंगा और फिर उसका बाल सैंपल लाऊंगा। तो एक छोटा सा बोतल भर के लाया। फिर मैंने यूपी टैक्सी वाला को 10 रुपया दिया कि तुम्हारा एक बाल का सैंपल मुझे काट के दो। तो वो सोच रहा था कि कौन है पागल आदमी 10 रुपया दे रहा है मेरे बाल काटने। फिर भी उसने दे दी। दोनों का मैंने लेबोरेटरी भेजा। इन दोनों का बाल से डीएनए पता कर सकते हैं, खून से भी पता कर सकते हैं, बाल से भी पता कर सकते हैं। तो उसने टेस्ट किया लेबोरेटरी में और देख पर क्या रिपोर्ट आई कि राज ठाकरे की डीएनए और यूपी टैक्सी वाला का डीएनए एक ही है, कोई फर्क नहीं है। मैंने ऐलान किया कि राज ठाकरे भी यूपी से आया क्योंकि उसका डीएनए यूपी वाला का है। हमारे सारे हिंदुस्तान के जनता जो है उसकी डीएनए एक ही है। रंग से मत फर्क करो, क्योंकि रंग धूप से है। जितना इक्वेटर के पास जाओगे उतना धूप तेज होती है। ठंडे मौसम में रंग दूसरा हो जाता है। असली जो है कौम की पहचान वो है डीएनए। मैं मुसलमान को कहता हूं कि तुम्हारा डीएनए मेरा डीएनए एक है। ये बात लोग से क्यों बढ़ जाए? इनको हमारे अपना करना है और जो अपना होने के लिए तैयार है उसकी रक्षा करेंगे, उसके लिए हम खड़ा होंगे। इसीलिए लोगों और उसके साथी हिम्मत के साथ से कुशीनगर में बोलते हैं। मैंने सबको बता दिया कि ये जनता पार्टी का है, इसका कुछ हो तो फिर हम सब खड़े हो जाएंगे। आज उसी की आवश्यकता है। हमारी जो सारी जो भेदभाव है जाति का, भाषा का, उस सबको मिटाना है। श्रीलंका में क्या हो रहा है? बोलते तमिल तमिल तमिल। वो सिनाला जो है 75%, तमिल जो 25% है। जो सिनाला है वो भी हिंदुस्तान से आए हुए लोग हैं, वो बिहार से आए।
उड़ीसा से आए, बंगाल से आए। ये यहां लोग बोलते हैं तमिल, आम तमिल नहीं बोलता है। ये चंद लोग बोलते हैं जिसके लिए लिट्टे में ब्राउन शुगर, हेरोइन, ड्रग के आधार पर पैसे जुटा करके इनको खिलाते। हमें श्रीलंका से लड़ाना चाहते। इंग्लैंड में कुछ टीवी चैनल में आ गई कि नरसंहार हुआ, वही चैनल ने कश्मीर में भी दिखाया। हमें प्रशंसा करनी चाहिए श्रीलंका के राष्ट्रपति को कि उन्होंने आतंकवादी संगठन को मिटा दिया, एक दृढ़ संकल्प करके उन्होंने मिटा दिया। और मैं लोगों को भी कहने चाहता हूं कि हमारी एनडीए सरकार आएगी तो कश्मीर को सामान्य करने के लिए जो भी है आतंकवादी सबको मिटा देंगे। सिर्फ वो नहीं, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी हम वापस लेंगे। और हमारे पास ताकत है, हमारे पास एक अवसर भी है कि यदि पाकिस्तान हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी तो उसका 4 टुकड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग होने के लिए सकते हैं। बलूची अलग होने के लिए तैयार है, सिंध अलग होने के लिए तैयार है, और नॉर्थ वेस्ट मार्जिन अलग होने के लिए तैयार है। और रहेगा सिर्फ पंजाब। जब ये बांग्लादेश बनी और पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ तो हमने कहा कि पाकिस्तान का नाम बदल के पाकिस्तान कर देना, जो बाकी है। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं रहेगा, और मुश्किल नहीं। यहां इनको पाकिस्तानियों को पता है कि जो आज यूपीए की सरकार और कांपती है उनके नाम पर, क्योंकि जो हवाला उन्होंने किया है, पैसा स्विट्जरलैंड बैंक में भेजा है, ये हवाला जो है वो दुबई के रास्ते से करते हैं, और दुबई में पाकिस्तान की आईएसआई को बताए बिना किसी के पैसा कहीं भी नहीं जमा कर सकते। हमारे मंत्री के पास कितने पैसे कहां है, कौन सी स्विट्जरलैंड बैंक में है, ये आप आईएसआई को पता है। इसीलिए वो आएंगे यहां तुम्हारे जवानों की सिर्फ गर्दन काटने के बाद तो श्री सलमान खुर्शीद उनके लिए दावत देगा, डिनर देगा, क्योंकि नहीं देगा तो कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में छप जाएगी उसकी खाते तो क्या करेगा। ये सब डरते। इटली के साथ क्या हो रहा है, जो हमारे मछुआरों के सो रहे थे बोट में, और ये इटली की जहाज आई मिलिट्री की, और उन्होंने दोनों को देखे, उन्होंने देखा तो जहाज के ऊपर होता है ये बड़ी, ये जो पानी की जहाज बड़े जो उनकी सेना की है, नौसेना की, और ये छोटी सी बोट, तो देखे उन्होंने कि ये सो रहे। तो दोनों आपस में बात करते हैं कि कौन इसके सिर में गोली चला सकता है। टारगेट प्रैक्टिस। पकड़े गए, एक पुलिस सफेद सुपर पुलिस थोड़ा तगड़ा निकला केरल में, तो उसने उनको पकड़ लिया, जेल में उनको नहीं डाले, पहले गेस्ट हाउस में डाले, और टाटा ये ताज की होटल है जो कोचिन में, वहां से बिरयानी और तंदूरी चिकन भेजते थे उनको रोज, और इटली से मंगवाते थे उनका खाना। इतनी सरकार, फिर ये आए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने गारंटी दी कि आप हमें इनको इलेक्शन में वोट डालने के लिए परमिशन दे दो 1 महीने के, और हम एम्बेसडर एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट को कि मैं गारंटी देता हूं, इटली की गवर्नमेंट एफिडेविट देती है सुप्रीम कोर्ट को कि हम गारंटी देते हैं इनको वापस लाएंगे। तो ये वहां पहुंचते हैं तो ये बयान देते हैं कि हमने वापस भेजेंगे, और एम्बेसडर देश छोड़ने की तैयारी।
मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कोई नहीं कार्रवाई, सिर्फ घर भाषण, बस और कुछ नहीं। तो पता लगा कि हमारे जाने वाला है, और मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि उपस्थित रहो, और मैंने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को कहा कि ये तो आपका अपमान है, मेरी अपमान छोड़िए। हम लोगों को दुख है कि सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार की बेइज्जती हुई है और आपने कुछ नहीं किया। मैं इसको जेल भेजने के लिए पिटीशन देने के लिए तैयार हूं, अभी पहुंचा नहीं सका, लेकिन 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन तब तक इसको विदेश तो जाने मत दो। हर्ष की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, दुनिया में पहला घटना ऐसा हुआ। बड़ी हल्ला चली, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलते हैं, इनको तो कानून कुछ इनको पता नहीं है ना, मैं तो पढ़ के जाता हूं। और कोई कैसे कानून बनेगी जब आपने खुद अपने आप अपनी इच्छा से जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि मैं ऐसा करूंगा, इनको वापस लाऊंगा, और फिर आप लापरवाह करते हो, बेइज्जती करते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई इम्यूनिटी बनती नहीं है। और कल मैं सुप्रीम कोर्ट फिर सुबह जाऊंगा और वहां से प्रक्रिया शुरू करूंगा कि इनको अंडरजर को 1-2 दिन जेल में रखा जाए। जैसे शुरू में बताया गया, जिन लोगों को हमारे देश में रोक कर रखने चाहते हैं इटालियन, उसके लिए हमें मुश्किल हो रहा है, और जिनको हम चाहते हैं तुम वापस चले जाओ, वो जाते नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हम तो भेजेंगे उनको। एक केस आज पकड़ में आ गया। मुझे लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, मैंने कहा नहीं, हलाल करेंगे आज के रास्ते। जैसे इलेक्शन की समय पास आएगी, वैसे लोगों में हिम्मत बढ़ेगी, जजेस को भी लगेगा कुछ मामला है और भी सबूत मिलेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि कितना फ्रॉड एक डील में उन्होंने किया, उन्होंने हजारों डील में किया है। इसके पास 1 लाख करोड़ रुपए अपने स्विट्जरलैंड के खाते में सोनिया गांधी की है, 1 लाख करोड़ रुपए। हमारा सारा सब्सिडी बिल, खाने पीने का, किसानों का, बिजली का, सब मिलाकर 2 लाख करोड़, 50% तो इसी के पास है। और देश भर के सारे जो लोग जिन्होंने विदेशों में पैसा रखा है वो 70 लाख करोड़ रुपए है। और हमारे टोटल हमारे जो भूख लग रहा है तो 70 लाख करोड़। टोटल टैक्स का बिल कितना है हमारे बजट में? 4 लाख करोड़, 70 लाख करोड़। उसमें 2G स्पेक्ट्रम का नीलाम सही प्रकार से हो जाए तो आपको 2 लाख करोड़ मिलेगा। कोयला का करेंगे 11 लाख करोड़ मिलेगा। खनिज तेल का जो जहां से निकलती है उसका नीलाम करोगे तो आपको 24 लाख करोड़ मिलेगा। हमारे देश में साधन की कमी नहीं है, लेकिन ये भ्रष्टाचार हमारी पैसा को लूट रहे हैं। तो इसीलिए ये जो मैं पहली बार सोनिया गांधी की दस्तखत है, राहुल गांधी की दस्तखत है, इसीलिए इससे वो बाहर निकल नहीं सकते। ये क्या फ्रॉड है मैं थोड़े संक्षेप में बताना चाहूंगा। एक अखबार निकलता था आजादी के आंदोलन में, उसका नाम था नेशनल हेरल्ड, अंग्रेजी हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। उसका कंपनी बनाई गई थी आजादी के आंदोलन में, क्योंकि अंग्रेज सेंसरशिप लगा रहे थे तो किसी अपना अखबार होनी चाहिए। उस दृष्टि से सारे कांग्रेस वालों ने जोड़ करके बना करके जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो इसको हर प्रकार की सुविधा, जमीन, सस्ते ब्याज में ऋण देना, सब करके धीरे धीरे उसने कई अपनी प्रॉपर्टीज बनाई देश भर में। लेकिन कोई अखबार खरीदने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अब सारा उसकी समाचार फीका था।
कांग्रेस की प्रोपेगेंडा थी, तो इसीलिए वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगा। फिर उन्होंने कर्जा लिया, कर्जा को वापस नहीं कर सके। 2008 में कंपनी को बंद कर दिया और छापना रोक दिया। उस समय इसके पास कर्जा पड़ी हुई जो वापस नहीं किया हुआ कर्जा 90 करोड़ थे। उसी के एक साल बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मिलकर अपने दस्तखत पर एक कंपनी अपनी बनाई, प्राइवेट लिमिटेड, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 76% जो शेयर थे दोनों का था। वाटर का नहीं था, वाटर तो अभी वो छुट्टी करने वाले हैं, वो शादी तो टूट गई। तो ये लोगों के पास 76%, 38%, मोतीलाल वोरा के पास 12%, तो 88, और फिर ऑस्कर फर्नांडिस उसका 12%, 100%, ये 4 लोग। और लेकिन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो इन दोनों था। फिर ये दोनों गए नेशनल हेराल्ड के पास और कहा कि आप जो कर्जा है 90 करोड़ तो आप वापस नहीं कर सकते हो। अब कौन है नेशनल हेराल्ड का मालिक, यानी चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन? मोतीलाल वोरा, वो यहां भी डायरेक्टर, यंग इंडियन में भी डायरेक्टर। तो उनको कहते हैं कि आप ये 90 करोड़ वापस नहीं कर सकते, हम आपके लिए एक नया कर्जा व्यवस्था कर देते हैं 90 करोड़ का, और उसको सारा पुराना इसको खाली कर दीजिए और उस नया कर्जा को वापस करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और आपको एक ही काम करना होगा, ये सारा कंपनी की शेयर हमें जीरो में बेच देना और ये कंपनी हमारी हो जाएगी। तो मोतीलाल वोरा यहां भी डायरेक्टर, वहां भी चेयरमैन, बड़ी खुशी से उसने कंपनी को दे दी और 90 करोड़ का कर्जा को भी, जो पुराना कर्जा था उसको भी पूरा कर दिया, समाप्त कर दिया। अब रह गई ये 90 करोड़ कहां से आया? कांग्रेस पार्टी के खाते से आया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, महामंत्री ऑस्कर फर्नांडिस, वही 4 यहां भी है और मोतीलाल वोरा वहां है। तो वो ये 4 लोग कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के प्रस्ताव पास करते हैं कि हमने तो 90 करोड़ दे दिया है नेशनल हेराल्ड को, और तो लगता है कि ये कभी वापस नहीं आ सकेगा ये पैसा, इसीलिए इसको सिख लोगों के नाम पर राइट ऑफ कर दो। तो इनको 1 रुपए देने के बिना इनको सारा नेशनल हेराल्ड सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रॉपर्टी बन गई और कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं, सब साफ। लेकिन इस आजादी के बाद वो 60 साल की 61 साल की जो इसकी समय थी 2008 तक, उस समय उन्होंने इधर जमीन लिया, उधर जमीन लिया, बिल्डिंग बनाया ये बहादुर शाह जफर मार्ग में, और सारे कुल मिला के इसकी संपत्ति 5000 करोड़ रुपए। तो ये सारा 5000 करोड़ रुपए इनका बन गया। और ये इसको 420 कहते हैं, चीटिंग कहते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसीलिए क्योंकि ये जो नेशनल हेराल्ड बनी थी अखबार निकालने की, और अब बन गई है यंग इंडियन, जो कहते हैं हम अखबार नहीं निकालेंगे, इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, धोखा। और ये सारे कुल मिलाकर के सजा कितनी बनेगी, इनको 27 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो मेरी सुनवाई हुई थी और एक महिला मैजिस्ट्रेट नहीं से उसने बात सुनने के बाद कहा कि अच्छा आप समन्स जारी करनी है इनको कटघर में खड़ा करने के लिए, तो पहले तो आपका शपथ लेना पड़ेगा, यानी विटनेस के लिए विटनेस बॉक्स में आपको बयान देना होगा। आपने दस्तावेज दे दी
हम इसको समझ ली। अब आपको एक ही प्रक्रिया बाकी है, उसको आप विटनेस बॉक्स में आकर कहो कि ये हुआ, ये अपराध हुआ, इनको समझ जारी करो और उसके बाद में कार्रवाई करूंगी। कौन सा डेट चाहिए? मैंने कहा जुलाई। तो लोग सब हैरान हुए, क्यों इतना देर? क्योंकि बहुत परिस्थिति बदल जाएगी और जितना इलेक्शन के निकट जाएगी उतना निश्चित है कि वो जेल भेजने की मौका भी मिलेगी। अब हमारे देश में और भी समस्याएं हैं जिस पर हमें कुछ करना चाहिए। ये जो बलात्कार हुआ दिसंबर में, वो तो भयंकर हुआ और उसमें जिसने सबसे ज्यादा किया, जिसके बारे जो ज्योति पांडे, जिसका नाम अखबारों में निर्भय कहते हैं, वो मां को कहते रही कि कुछ भी हो इस व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए। जो उसने मुझसे बुरा किया, मुझे उस पर नींद नहीं आती, बोलते बोलते मर गई। कानून के मुताबिक वो 18 साल लिखी हुई है और वो 18 साल से कम है। क्यों कम है? क्योंकि स्कूल की सर्टिफिकेट है। उनके माँ से गांव में पूछा गया कि भाई आपको पता है कब ये पैदा हुआ? नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। तो मैंने कहा कि वो जिसने पूछा उससे कहा कि मेरा ये स्कूल सर्टिफिकेट कैसे है? तो कहा जो बोले वो उसी को लिख दिया। उनके परिवार की, उस लड़की के परिवार भी उसके साथ नहीं है। तो फिर क्या करें? तो मैंने एक नया रास्ता ढूंढा, उसकी भी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में है। और मैं ये कहता हूं कि आपने ये कानून बनाई 18 साल से कम के लिए एक अलग से रास्ते, जिसमें कोई फांसी नहीं होगा, कोई जेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनका सिर्फ री एजुकेशन होगा। वो आपने जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के आधार पर बनाई, आपने कहा है पार्लियामेंट में, वो सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन में लिखा है 18 साल। यदि उसको पता नहीं था वो क्या कर रहा था, कौन कह सकता है कि जिसने इस प्रकार के गंदे तरीके से उसने जो बलात्कार की उसको पता नहीं था कि क्या कर रहा है? ये कैसे मान सकते हैं? यदि कोर्ट के ऊपर और कोई बात समझ में नहीं आई, ये मेरी बात समझ में आ जाए, तो फिर कहेंगे कि आज के कानून में भी इसको सेशन जज के सामने खड़ा करके इसको मौत की सजा मिल सकती है। ऐसा निर्णय की मेरी अपेक्षा है, कल आपको पता लग जाए। तो हम तो सब मोर्चे में लड़ रहे हैं। बाकी लोग भाषण देते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं शूट एंड स्कूट, स्कूट माने भाग जाओ, बयान देकर चले जाते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता पार्टी में हम क्या बनेंगे ये इतनी फिक्र नहीं है, क्या करेंगे ये ज्यादा फिक्र है। प्राइम मिनिस्टर देश का कौन बनेगा? जिसका प्रारब्ध है प्रधानमंत्री बनेगा। प्रयास से कोई नहीं बनता। कौन जानता था कि मनमोहन सिंह बनेगा प्रधानमंत्री? कौन जानता था कि इधर गुजरात प्रधानमंत्री बनेंगे? वो तो बैठा हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कॉफी पी रहा था, तो वो आदमी से सुरजीत गया, उसके बाद चल चलो तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है। उसमें मैं प्रधानमंत्री कौन से देश का? उसको आश्चर्य हो गया। देवेगौड़ा को तो मजाक होता है कि उसको कहते हैं कि वो घोड़ा है, कहीं भाग तो नहीं जाए। उसका तो वो तो हमारी, जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना जनता पार्टी का, वो मेरा कर्नाटक प्रदेश का अध्यक्ष था और उसको हम कभी नहीं सोचते थे प्रधानमंत्री बनेगा। 1977 में भी आखिरी वक्त तक जिद्दी नाम बनने वाला है ऐसा चलती थी, आखिरी वक्त में मोरारजी बन गए। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था।
नेहरू के बाद वो बनेगा। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, चिंता मत करो। और मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई भी मंत्रालय मिलेगा तो चलाने वाला नहीं होगा, मैंने देख लिया है एक बार निकल गया। मोदी बनेगा मैं स्वागत करूंगा, परंतु बनाने वाला मैं नहीं हूं। बीजेपी को पहले ऐलान करना होगा। काबिल है, काम किया उसने, गुजरात में बहुत काम किया। और इसके बारे ये कहना कि गुजरात में राइट्स हुए, अरे दिल्ली में क्या हुआ वो तो मेरे आंखों के सामने मैंने देखा। किस कारण पर? और मैं जानता हूं कि यदि उस समय की सरकार ये नहीं चाहती कि ये सिखों के साथ इस प्रकार के नरसंहार हो, नहीं होता। मैं जानता हूं क्योंकि जब राजीव गांधी की हत्या हुई मैं मंत्री था और ये सारे कांग्रेस वाले बाहर निकले। मद्रासी तमिल लोग सब झोपड़पट्टी में रहते थे, सीमापुरी ऐसी जगह में, सब बाहर निकलने लगे रात को 2 बजे 3 बजे, क्योंकि उनको व्यापार भी बनता था इसमें। झोपड़पट्टी जलाओ राजीव गांधी के हत्या के क्रोध पर और फिर उस झोपड़पट्टी को दोबारा नीलाम करके बेचो, ये धंधा था। तब मैंने उस समय, क्योंकि मैं सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर था, तो चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि तुम देखो इसको। मैंने उस समय सीमापुरी के पुलिस स्टेशन फोन किया तो कांस्टेबल साहब कहते हैं कि SHO तो सो रहे हैं। मैंने कहा देखो उनको उठाने बोलो, तुम उठाओ। तो मैं कैसे उठाऊंगा? मैंने कहा तुम नहीं उठाओगे तो कल तुम कांस्टेबल नहीं रहोगे, मैं मंत्री हूं, ये मत बोलो। उसने उठाया और वो SHO पिया बात वो ऐसी दुनिया भर की बात कर रहा। तो तब मैं तुरंत फोन किया मिलिट्री के जनरल को, कहा कि तुरंत पहुंच जाओ सीमापुरी जो और सारे जो 5-6 जगह थे जहाँ तमिल झोपड़पट्टी में रहते थे, और एक भी तमिल और की हत्या नहीं हुई। यहाँ 3000 सिखों की हुई है। और उस कौम की जिसने हमारे हिंदुओं को बचाया, तो ये जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई सरकार ने फैसला हो जाए कि हम होने नहीं देंगे तो कभी नहीं होगा। 1991 में DMK सरकार की साठगांठ थी लिट्टे के साथ। तब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने करुणानिधि को कहा, उस समय मुख्यमंत्री था वो, कि तुम ये सारे लिट्टे को इतनी जगह दे रहे हो। वहां उन्होंने कम्युनिकेशन सेंटर बना दी, वायरलेस सेंटर बना दी, पेट्रोल पंप ले ली, अस्पताल में उनके जो जख्म लोग होते हैं उनको भर्ती हो गए। ये नहीं चलेगा, वो माना नहीं, कल कमल का प्रश्न है। तो फिर चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि क्या करना? मैंने कहा गवर्नमेंट को डिसमिस करो। कैबिनेट मीटिंग में सारे ऑफिसर ने कहा कि डिसमिस करोगे तो खून की लहर